देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें टैक्स बचाने के लिहाज से तो आप उस रिटर्न को देख तो रहे हैं, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखिए, यानी टैक्स कटने के बाद कितना रिटर्न आपके पास आ रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। और ऐसा आज की तारीख में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अभी भी चालू कारोबारी साल में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से सुनील जोशी जी। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2006 में मेरी कंपनी ने मुझे ESOPs दिए थे। इसमें डेनिश मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ डेनमार्क एंड दे हैड देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो वही शेयर जो है वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो मेरे क्वेश्चन है रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी, क्या मुझे दोनों जगह टैक्स पे करना पड़ेगा, डेनमार्क में भी और इंडिया में भी? आप इंडिया में आप रेजिडेंट हैं? आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं? जी मैंने इंडिया में ही काम किया है और अभी भी मैं इंडिया में ही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इंडिया में जैसे अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी जितनी भी इनकम अराइज हो रही है इंडिया में या आपको बाहर से कोई इनकम आ रही है, वो सारी की सारी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो आपने जो आपको ESOP मिले हैं उसमें जो आपको गेन हुआ है वो आपको उस पर इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप दूसरे देश में भी टैक्स दे रहे होंगे उसके ऊपर, क्योंकि इनकम वहाँ की इनकम है, तो आपको एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है इंडिया का बाकी देशों के साथ। ऐसा हर देश का अपने बाकी देशों के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो आप इंडिया का जो उस कंट्री के साथ अग्रीमेंट है उसमें जो भी क्लॉज आपके लिए बेनिफिशियल है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, उस कंट्री में भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में आपको टैक्स देना है। और अगर DTA आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट दिया गया होगा उस कंट्री के साथ, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं कटक, जहां से पार्था चटर्जी भट्टाचार्य साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भट्टाचार्य साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हमारा ऐसा है कि हमारा छोटा भाई का दुकान हो गया लास्ट ईयर को। अच्छा। तो उनका पास बहुत सा पुराना शेयर इंश्योरेंस ऐसा सब करे थे। तो उसका जो हम लोग दो भाई लीगल हेयर है उनका, वो शादी नहीं करे थे। तो उनके जो बहुत सारे शेयर्स है पुराना शेयर, तो वो 20-30 लाख का उसका ऊपर होगा और इंश्योरेंस का भी है। तो उसका जो हम लोग लीगल हेयर का हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, थोड़ा जानना चाहते हैं। और दूसरा बात है उनका लास्ट ईयर को निधन हुआ था, वो उसका टैक्स फाइल नहीं हुआ है। अब आपने समझ लिया? तो मैंने समझ लिया, लेकिन मेरा एक सवाल है, तो आपके जो ब्रदर हैं उन्होंने विल बनाई थी क्या कोई? नहीं, विल तो नहीं बनाई। विल नहीं बनाई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर किसी की विल होती है तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने विल नहीं बनाई थी तो लीगल एयर जितने हैं उनमें इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब इसके बाद आती है टैक्स की बात, क्योंकि आपने पूछा इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो जो भी आप प्रॉपर्टी या कोई भी पैसा, कुछ भी एसेट आप इनहेरिट करते हैं किसी से, अपने फादर से, मदर से, ब्रदर से या किसी से भी आप इनहेरिट करते हैं, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो टैक्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए और उनके जितने एसेट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज कितने सालों तक रखना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक का।